अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डगत 1976 के रिमेनिंग सेक्शन। इससे पहले हमने सेक्शन 43 तक कंप्लीट कर लिए थे अपने लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 44, पावर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं जिससे वो फर्दर रूल्स बनाएगी अपनी ड्रग या किसी एक्ट की, किसी सेक्शन की, किसी ऑर्डिनेंस या लॉ के फर्दर प्रोविजन को मेक श्योर करने के लिए। Subsection 1. The provincial government may, by notification in the official gazette, make rules in respect of the following matters, namely, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए नीचे दिए गए जितने भी वो सब क्लॉजेस हैं क्लॉजेस, इनमें फर्दर कौन कौन से रूल्स बना सकती है। उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं ड्रग के रिलेटेड, जितने भी वो फर्दर रूल्स वगैरह बनाएगी। Clause A. The establishment of laboratories for testing and analysis drugs. ड्रग की टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए लेबोरेटरीज का क्याम करना, यानी जो ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल चेक करनी है, सेफ्टी से रिलेटेड या किसी भी उसमें क्वालिटी एश्योरेंस में फर्दर जो लेबोरेटरीज बनाएगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो है वो उसकी अथॉरिटी है। क्लॉज बी. The qualifications and the procedure for exercise of powers and performance of functions of provincial inspector. प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन और उनके पावर्स और उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने का क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर्स होगा, उसके रिलेटेड जितने भी फर्दर रूल्स होंगे वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी। इंस्पेक्टर की एजुकेशन को डिफाइन करना, उनकी ट्रेनिंग का क्या मेथड होगा, कहाँ कहाँ उनकी फर्दर ट्रेनिंग की जाएगी, ये सब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज को मेक श्योर करेगी। Clause C. The forms of reports to be given by government analyst and the manners of application for test or analysis and the fees payable therefore. ये बताया गया है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के फॉर्म टेस्ट के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका और उनकी क्या फीस होगी। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें जिसमें ये बताया गया था कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट को रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी, सैंपल भेजा जाएगा, किन फॉर्म पे भेजा जाएगा और वो क्या तरीका कार होगा और वो रिपोर्ट्स किस तरह से फर्दर सबमिट की जाएंगी और उनका क्या प्रोसीजर होगा, इस सब को भी, और उस जो टेस्ट और एनालिसिस परफॉर्म किए जाएंगे ड्रग की सैंपलिंग से रिलेटेड उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, ये सब कुछ भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफाइन करेगी। क्लॉज डी. The conditions to regulate the sale or storage or distribution of drugs or any specific drug or class of drugs. ड्रग की सेल, स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की कंडीशन भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। ड्रग की हैंडलिंग को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा या ड्रग की जो मिसयूज है, डैमेज ना हो, उसकी स्टोरेज से रिलेटेड सब कंडीशन डिफाइन करना है। Clause E. The offences against this act or any rule in relation to which the stock of drugs shall be liable to confiscation and destruction under this act. ऐसे ऑफेंसेस जिसमें ड्रग का स्टॉक जो किया गया होगा उसको जब्त करना हो या उसको डिस्ट्रॉय करना हो, जो भी कंट्रावेंशन उसमें की गई हो उससे रिलेटेड अगर उसमें जब्त करना या डिस्ट्रॉय करना बनता है, उसके जो भी लॉज होंगे, रूल्स होंगे, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई कानून टूटे तो ड्रग कॉन्फिस्केट यानी उसको जब्त करना या डिस्ट्रॉय करना कितना जरूरी है। Clause F. The forms of license for sale or distribution of drug or any specified drug or class of drug, the authority empowered to issue the same, the form of applications for such license, the fees payable therefor, and the conditions subject to which such license may be issued. क्लॉज एफ में ये बताया गया है कि लाइसेंस के फॉर्म कौन कौन से होंगे और उनको इशू करने के लिए अथॉरिटी कौन सी होगी और एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर होगा और उनकी जो फॉर्म के फीस, उसकी टर्म फीस होगी और उसकी किन टर्म्स एंड कंडीशन पे फॉर्म इशू किया जाएगा, वो सब कुछ भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। इसी में जब लाइसेंस वगैरह जिसमें इशू किए जाते हैं ड्रग की सेल की, डिस्ट्रीब्यूशन की, और कौन कौन उसमें बॉडी इन्वॉल्व होगी, सब कुछ रेगुलेट करना, उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। क्लॉज जी. द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, और प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के लिए क्या प्रोसीजर होगा, जो हमने सेक्शन 11 में यहाँ पढ़ा था 1976 में, जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में उन्होंने डिफाइन करना होता है कि कौन कौन सी टर्म्स एंड प्रोसीजर होंगी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए।
Clause H, any other matter which is to be or may be prescribed by the provincial government. कोई और भी मैटर जिसमें प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कोई प्रोसीजर डिफाइन करे, वो भी क्या करेगी इसमें, इसके इसी के अंडर आएंगी। मतलब कोई गवर्नमेंट है उसने कोई फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, कोई एडिशनल रूल बनाने हैं, अपने सब रूल बनाने हैं, किसी को फर्दर अमेंडमेंट करना है, ये सब कुछ भी प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इसको मेक श्योर। Subsection 2. The powers to make rules conferred by this section shall, except on the first occasion of the exercise thereof, be subject to condition of previous publication. सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि रूल्स बनाने का जो इख्तियार है पहली दफा के अलावा पहले से पब्लिश करने की शर्त के साथ होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रूल है वो पहले से अगर नहीं है, उसको प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है तो वो इस शर्त पे कि उसको वो पब्लिश भी करेगी, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन से पहले अ, जिसको है पब्लिश करना किसी भी ऑफिशियल गजट में, ताकि उसकी जो है पब्लिक को उसके बारे में अवेयरनेस हो और फर्दर इस रूल्स के अंडर किस तरह काम करना है इसके बारे में इल्म होना। ये था सेक्शन 44 था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास फर्दर कौन कौन सी पावर्स हैं जिनको वो बरकरार लाते हुए फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एक्ट 1976। इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 43, जिसमें ये था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं फर्दर ड्रग एक्ट 1976 के अंडर रूल्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना और प्रोसीजर्स वगैरह बनाना। सेक्शन 45, रिपील एंड सेविंग्स। रिपील का क्या मतलब होता है, सेविंग्स का क्या मतलब होता है? ड्रग एक्ट 1976 के अंडर रिपील का मतलब है किसी चीज को कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, यानी जो पुराने कानून है, कोई सेक्शन है, कोई एक्ट है, कोई रूल्स है, कोई एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना, यानी उसकी जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है नेक्स्ट किसी भी टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेविंग्स का क्या मतलब है कि कोई ड्रग एक्ट, कोई एक्ट है पुराना, कोई सेक्शन है, कोई रूल है, कोई ऑर्डिनेंस है, उसका कोई सेक्शन, कोई एक्ट जिस जो कि अब फर्दर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका कोई पार्ट है किसी भी कानून के तहत, किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी कार्रवाई में अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। रिपील का मतलब है कंप्लीटली किसी चीज को कैंसिल कर देना, और सेविंग में है कुछ चीजें, कुछ एक्ट, कुछ सेक्शन को क्या करना है, लाइसेंस वगैरह को, कुछ चीज चीज को कोई फर्दर पहले से है उसको अभी भी मतलब चलते रहना उसका कोई काम वगैरह। Section 1, the Drug Act 1940, the Drugs Generic Names Act 1972 and the Drug Ordinance 1976 are hereby repealed. अब यहाँ पे देखिए सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि ड्रग एक्ट 1940, ड्रग्स जेनेरिक एक्ट 1972 एंड ड्रग ऑर्डिनेंस 1976 जो है, यहाँ पे उनको कंप्लीट कैंसिल कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। Subsection 2, notwithstanding the repeal of Drug Act 1940 by subsection 1। तो अब देखें सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि इन लॉज की जो ड्रग एक्ट 1940 है उसको खत्म करने के बावजूद कुछ चीजें उसकी फिर भी बरकरार रहेंगी। फर्दर आगे एक्सप्लेन किया गया है। क्लॉज ए, एनी लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल इशूड देयर अंडर टू एनी पर्सन for the revalidation of which an application has already been made to the Central Licensing Board within the date specified by the federal government shall continue to be valid until orders are passed by said board in this behalf। अब तक क्लॉज ए में ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का रिन्यूअल के लिए पहले से अप्लाई किया हो तो वो लाइसेंस तब तक वैलिड रहेगा जब तक सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड फैसला ना कर ले। यानी अगर कोई ड्रग एक्ट है, कोई पहले से कैंसिल हो चुका है लेकिन उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को रिसीव हुई है, तो उसकी जो फर्दर एप्लीकेशन है वो एप्लीकेबल रहेगी। यानी ड्रग जो नया कानून आएगा वो उस पर इतनी इम्प्लीमेंट उसका नहीं होगा, जो अगर वो पहले कानून के तहत कोई एप्लीकेशन ली गई थी, दी गई थी, या कोई काम इशू किया गया था लाइसेंस, तो वो फर्दर उसी एक्ट के अंडर वैलिड रहेगा। Clause B, any license for the import or export or sale of drugs issued thereunder to any person shall, unless it expires earlier under the terms thereof, continue to be valid for such period as the federal government, or as the case may be, the provincial government may by notification in the official gazette specify in its behalf। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या सेल के लिए लाइसेंस अपनी एक्सपायरी तक के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैलिडिटी रहेगी।
यानी कि एग्जिस्टेंस लाइसेंस कंटिन्यू करते रहेंगे अपना काम उसी के तहत, जो उस पे इशू, जिन कंडीशन पे वो इशू किए गए थे। जो नया कानून होगा, कोई एक्ट होगा, तो उसको वो फर्दर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा उसकी वैलिडिटी। Provided that in case of drugs to be imported or exported, license may continue to be issued under the rules framed under the Drug Act 1940 till the rules under this act are framed, or as the case may be, a date is fixed under subsection 6 of section 7 in respect of drugs in the finished form ready for use। अब इस प्रोविजन में क्या कहा गया कि जब तक नए रूल्स नहीं बनते, पुराने ड्रग एक्ट 1940 के रूल्स के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी काम, लाइसेंस का इशू उसी के अंडर जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लाइसेंस भी इशू किए जाएंगे। यानी कि ये ट्रांजिशन पीरियड का कहा गया है कि कोई कानून पहले से खत्म हो रहा है और नया उसमें आ रहा है, तो वो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो पुराना कानून है उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। इसी में जो ड्रग की रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है कि डेट फिक्स जो अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 7 की ड्रग की फिनिश फॉर्म या रेडी फॉर्म के अकॉर्डिंग जो कंडीशन बताई गई हैं वो ही एप्लीकेबल होंगी। यहाँ तक था हमारा ड्रग एक्ट 1976 के लेक्चर्स कंप्लीट हुए, जिसमें 45 सेक्शंस हैं और 5 उसके कंप्लीट चैप्टर्स हैं, जिसको हमने डिटेल डिस्कस किया स्टार्ट टू एंड। और आज ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, लेकिन लेक्चर एंड